हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अभी देखिए जो हम लोग यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं 1991 से हमें 224 तक करना है, ठीक है 2024 तक। इसके अलावा देखिए हमने 1991 से स्टार्ट किया था और अभी हम लोग पहुंच गए हैं 1991 पे 1998 पे। तो देख ले सकते हैं करीब 8 पेपर हमारे कंप्लीट होने हो जाएंगे आज, और आपका करीब 800 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अदर को एक्स्ट्रा मान के चलता हूँ, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में 120 क्वेश्चन आते थे, 20 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स और मिसलेनियस उसमें से निकाल दीजिए, तो ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो 1998 से यहाँ से 150 क्वेश्चन आने लगे, लेकिन इसी के अंदर हमारा रीजनिंग इंक्लूडेड है, मैथ्स इंक्लूडेड था और करंट अफेयर्स इंक्लूडेड था। तो इन सबको अगर हम एलिमिनेट कर देंगे फिर भी हमारे पास 100 ही क्वेश्चन बचेंगे, जिसे हमें करना रहेगा एक तरीके से रिवाइज। और आपका यहाँ से पीवाईक्यू तो 100% कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि हर ईयर से आरओ क्वेश्चन में हर ईयर से कुछ कुछ क्वेश्चन उठा के बस केवल पेपर छाप दिया गया था, आपने देखा ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 1998 का। इसका देखिए सबसे बड़ा आपका फायदा ये होगा कि आपको लास्ट में जो मैराथन वीडियोस देखनी पड़ती हैं वो आपको नहीं देखनी पड़ेगी, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, उसको भी देखेंगे तो आपका एक तरीके से रिवीजन ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे रुकिए, पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अच्छा देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा किसमें से नहीं, आपको केवल एंशिएंट हिस्ट्री और एक मिडिवल हिस्ट्री से कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं, बस वही केवल आपको नहीं आएगा। अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि वही सारे कुछ एज इट इज रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी आपको रट ही लेना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 74, द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। इसका आंसर है 22 जनवरी 1947। ये क्वेश्चन अभी देखिए तीसरी बार रिपीट हो रहा है, थर्ड टाइम ये रिपीट हो रहा है 1991 से, अगर हम लोग देखा जाए तो, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके चेयरमैन किसको दिया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ पे कौन से हो गए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जिसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द, देखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये कहाँ से आ जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कम से कम अब तक 10 से 15 बार यही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन घुमा के देखिए आपको पता होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के बाद आती है, पार्ट हो जाता है 4, आर्टिकल हो जाता है 36 से लेकर 51, ठीक है। हमने इसको कहाँ से अडॉप्ट किया है, इसे हमने अडॉप्ट किया आयरलैंड से। फिर इसके बाद हमें क्या जानना है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है, इस जो डीपीएसपी है इसमें एक बार अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट तो 2 बार किया गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 3 आर्टिकल ऐड किए गए थे, 39 का ए, 43 का ए, 45 का ए। यह इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 39 का इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 43 हो जाता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, और 45 ए आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे जो आर्टिकल नंबर 40 है वो विलेज की बात करता है, विलेज पंचायत की बात करता है, ठीक है। तो उसी के अंदर जब आर्टिकल आप 39 देखेंगे उसके पहले, तो वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये यहाँ पे बात करता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कुछ किस तरह के पूछे गए हैं, 2019 में अगर आप देखेंगे तो पूछा गया था कौन कौन से आर्टिकल जो डीपीएसपी में अमेंडमेंट करके ऐड किए गए थे इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 44, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी उत्तराखंड जो पहला स्टेट था इसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक तरीके से मंजूरी दी थी, लागू किया था यहाँ पे, तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 51 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, 51 है इंटरनेशनल पीस की बात करता है। आर्टिकल 49 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 49 है जो हमारा मॉन्यूमेंट है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, जो चीज़ है उन्हें प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उन्हें प्रिजर्व करने से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ देखिए आपको पता हो जानी चाहिए, ठीक है। होप आपको कम से कम डीपीएसपी तो आपका रिवीजन हो गया। एक डीपीएसपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉट इन्फोर्सेबल है, ठीक है, नॉन इन्फोर्सेबल है। मतलब देखिए डीपीएसपी है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब देखिए स्टेट अगर सरकार कोई एक तरीके से पॉलिसी लाना चाहती है तो ये सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखना है। हाँ, अगर इसका वायलेट कर देती है तो आप कोर्ट में जाके उसे एक तरीके से इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, जैसा कि हम फंडामेंटल राइट में करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि ये नहीं कह सकते कि हमारा इसका वायलेट हो रहा है डीपीएसपी तो आप इसे इन्फोर्स कराइए। तो ये नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक है, और नॉन जस्टिसेबल हो गया, ठीक ठीक। और डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये लाइन जो है यूपीएससी ने 4-5 बार पूछ चुका है ऑलरेडी, ठीक, यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, और फंडामेंटल राइट अगर आपको पता होगा तो वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन तो आपका अच्छे से रिवीजन हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है देखिए फंडामेंटल राइट गारंटीड करता है स्टेट एक्शन, ठीक है। पार्ट टू में नहीं दोस्तों, पार्ट कितने हैं, थर्ड में है, और कहाँ से लिया हमने, यूएसएस लिया, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, देखिए सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के बाद डीपीएसपी करता है, ये केवल पॉलिटिकल, तीनों है, मतलब ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत था, ठीक है। तो बस इसे खत्म कर दीजिए, ठीक है। मैंने आपको जितना बता दिया। फंडामेंटल राइट के अंदर आपको क्या रखना है, देखिए पार्ट 3 में आता है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। इन्फोर्सेबल है प्लस जस्टिसएबल है, वायलेट करने पे सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कंसर्न हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए थे, ठीक है। और इसमें आर्टिकल याद रखिए 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल सिटीजन के लिए है, बाकी सिटीजन प्लस फॉरेन दोनों के लिए है, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? राइट टू शेल्टर, बिल्कुल। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, देखिए 19 के अंदर आता है, ठीक है। राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, देखिए ये किस अभी हमने किसके अंदर पढ़ा है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डीपीएसपी के अंदर पढ़ा था, तो ये तो हमारा है नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा खत्म कर, 3 हमारा खत्म, ए विल बी द राइट आंसर होगा। ये हमारा आर्टिकल 39 है, अभी आपने पढ़ा ना, ये देखिए यहाँ पे 75 क्वेश्चन, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, ठीक है। चलिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड नेचुरल एनवायरमेंट, अच्छा ठीक, नेचुरल एनवायरमेंट, ये आपने देखिए पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 51A, ये किसके अंदर बात करता है? ये हमारा होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से लिया गया था, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था, रिकमेंडेशन थी स्वर्ण सिंह कमेटी की, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा इसके अंदर टोटल कितने हैं? टोटल 11 है, लेकिन क्या हमेशा से ही 11 थी? नहीं, स्टार्टिंग में 10 थी, बाद में एक ऐड किया गया। ये जो ऐड किया गया ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये कब ऐड किया गया था? ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था, ठीक है, ऐड किया गया था। इसके अंदर क्या था? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चे तो एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ेगा ना, उसके ऊपर ये जोर दिया गया था, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये नॉट इन्फोर्सेबल ये भी है, ठीक है। इतना चीजें तो आपको पता होगा ही होगी, एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे ठीक है, राइट टू वोट, ये हमारा फंडामेंटल ना राइट है ना, एक वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, फंडामेंटल राइट है ना ही फंडामेंटल हमारी ड्यूटी है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 51 का ए, ये हमारा हो जाता है राइट टू लाइफ से, लिबर्टी से। 48 ए ये तो एनवायरमेंट से है और एजुकेशन से है, और 56 तो आपको पता ही होगा, 56 जब यूनियन के हम लोग यूनियन के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखिए अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे आयरलैंड से मैंने बताया था, ये देखिए ये देखिए ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते जाएंगे, देखिए मैं आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। इतना चीज़ है। अब कहाँ से क्या क्या चीज़ लिया गया था ये आपसे पूछा जाता है, तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? 6 मंथ के अंदर रहता है, 6 मंथ के अंदर इसमें भी रहता है, पंचायत में रहता है, सब इस हर जगह 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन कराना रहता है, कहीं इसके अलावा अदर कॉन्सेप्ट तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फेडरलिज्म इन नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, अच्छा इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट, इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट, ये तो गलत है ना, इंडिया फेडरल स्टेट तो ही है, तो आर हमारा गलत हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, मतलब सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनएनिमसली? प्रेसिडेंट ऐसे कौन सा जो इंडिया के मतलब उनके अपोजिट में कोई नहीं था, तो ये हो जाएगा एन संजीवा रेड्डी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, एन संजीवा रेड्डी 1977 में, ठीक है। अब देखिए आपके पास काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के पास इसमें आगे इन द गिवन रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्विस इन कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जांपल ऑफ, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा ये कम समझ में आया है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर आयरिश रिपब्लिक दिया हुआ है, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल ट्राइब डज नॉट एक्सिस्ट इन द स्टेट ऑफ, देखिए इन सभी स्टेट में सभी के सभी क्या है, देखिए रिजर्वेशन ऑफ डज नॉट एक्सिस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, लोकेशन फॉर द सीट्स आर मेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, वहाँ पॉपुलेशन है ही नहीं, तो एक तरीके से वहाँ रिप्रेजेंटेशन कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, देखिए अभी क्या मैंने आपसे क्या बताया था, 3 आर्टिकल 4 जोड़ेगा इतना, 43 का ए, 40, 39 का ए, 45 का ए, यहाँ देखिए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये यही मैंने बताया था, 39 का एक यही ऐड किया गया था, ये आर्टिकल हो जाता है 44 रहता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैन 43 का ए आ जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड यूथ, ये देख रहे हैं दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अच्छा इसे नॉट बोल रहा था ना दोस्तों, नॉट, तो ये तो है, ये तो है, ये तो है, ये नहीं है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लार्जेस्ट, देख सबसे ज्यादा बंगाली बोली जाती है, फिर हिंदी बोली जाती है, पता होना चाहिए आपको, सबसे ज्यादा बंगाली फिर हिंदी। जो 8th शेड्यूल है इसके अंदर देखिए 22 लैंग्वेजेस है, लेकिन आप इसके अंदर अगर ध्यान देंगे तो इसके अंदर इंग्लिश नहीं है प्लस राजस्थानी नहीं है। देखिए एक अवार्ड मिलता है 24 भाषाओं में, जिसमें 22 ये लैंग्वेज रहती है प्लस इंग्लिश रहती है, और एक हमारे पास रहती है राजस्थानी, तो इंग्लिश और राजस्थानी इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, दैट ठीक है, 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज है। देखिए अभी जो यूपीएससी का पेपर हुआ था इसमें देखिए स्टार्टिंग में जितनी थी 9 थी, ठीक है, एक बार 3 ऐड किया गया, फिर एक बार 4 ऐड किया गया, फिर एक बार ऐड करके नाम उसका चेंज किया गया, 2011 में उड़िया को उड़िया कर दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको कब 61 कॉन्स्टिट्यूशन में, 91 कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है? जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया है। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, देखिए 3 तरीके कमीशन बनाए गए थे, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बीजी खेर कमीशन, ठीक है, ये बाकी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इकॉनमी आ गया। अब इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों, देखिए पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो गया अच्छे से, देख सकते हैं
अच्छा जाता भाई डीपीएसपी फंडामेंटल राइट। अब इससे आपको अंदाजा लगा सकता है कि जो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, हर साल ही तो पूछे जाते हैं। चलिए फिर यहाँ से हम लोग अब एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं। दोस्तों देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी आपको कॉन्सेप्ट है, जो भी फैक्ट है, अगर आपको नहीं पता थे, नहीं याद है, तो उसे रट लीजिए कम से कम। वो आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा ना, वो आएगा, क्योंकि देखिए 3 ही 4 क्वेश्चन आने रहते हैं। इतने ढेर सारे फैक्ट, इतने ढेर सारे फैक्ट है कि याद करना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है। आ गया तो ठीक है, कम से कम जो फेमस है, जो आ चुका है, वो तो आपको पता होना चाहिए। रिपीट भी यही करेगा, ये भी बात है, इसका कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, चलिए। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम अतरंगी खेरा। याद कर लीजिए, मुझे फैक्ट दिखा, आपको फैक्ट दिखा होगा। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आपको याद रखना पड़ता है, पहली बात तो हड़प्पन साइट कहाँ कहाँ पे है, कौन से ईयर में इसको डिस्कवर किया गया था, किसने इसको डिस्कवर किया था, उसके आसपास कोई अगर रिवर है तो वो आपको पता होना चाहिए। यूपी में जैसे आलमगीर और हुलास है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वो किस लिए फेमस है, जैसे और आपसे पूछ लेगा कि जैसे फायर अल्टर्स कहाँ पे मिले थे, तो जैसे कालीबंगन राजस्थान में है, सबसे लार्जेस्ट हो जाता है राखीगढ़ी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, तो अच्छा ठीक है, उसको किसने खोज किया था, गल्फ ऑफ खंबत में है कि गल्फ ऑफ कच्छ में है, कंफ्यूजन हो जाएगा ना इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा 16 महाजनपद आपको याद होना चाहिए, तो इसमें से एक आध कुछ और बुद्धिज्म जैनिज्म काम खत्म, दो तीन क्वेश्चन आपका फंसी जाएगा इसमें से ही। देखिए अब आता है द सिस्टम ऑफ फिलॉसफी प्रोपाउंड बाय कपिल मुनि। देखिए अगर आपने 1991 का पेपर, ठीक है, 1993 का पेपर और 5 का पेपर आपने देखा होगा, तो सेम क्वेश्चन पूछा था, अर्लीस्ट वे ऑफ मंक, यही था, सेम क्वेश्चन पूछा था। लेकिन देखिए अभी तक जो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा था वो सेम बिल्कुल पूछ लेता, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया था। यहाँ कपिल मुनि से डायरेक्ट इसमें रिलेटेड पूछा, और वहां पे क्या पूछा था कि सबसे अर्लीस्ट कौन सा है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया था। अब देखिए किस तरह के फैक्ट है, बेस नगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हीलियोडोर रिफर्स टू, ये क्या चीज है भाई, मुझे भी नहीं मालूम है, वासुदेव ओनली, नहीं पता, रट लीजिए। दोबारा अगर आएगा तो ये नहीं छोड़ूंगा, बाकी अगर मुझे नहीं आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं आएगा। आफ्टर कंपेनिंग फॉर नियरली 2 years अलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट इंडिया इन 325, हाँ ये सही है। ही वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहाँ, अलेक्जेंडर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ डिफीट किया था, सीधा सीधा देखिए, सिंपल सा फैक्ट है, आपको पता ही होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ वाइट वाज एक्सपाउंडेड बाय द ब्रिटिश बुद्धिस्ट फिलोसफर, किसने किया, नागार्जुन ने किया था। रट लीजिए कुछ कुछ चीजें, एक जगह लिख लीजिए। हीरो ऑफ प्ले मालविका गिनमित्रम रिटन बाय कालिदासा। अग्निमित्र, याद रखिए अग्निमित्र कालिदास से रिलेटेड है। ये बोल रहे रिगार्डिंग बुद्धिज्म, इट डिड नॉट रिजेक्ट वर्ण एंड जाति। ठीक है, इट डिड नॉट रिजेक्ट वर्ण एंड जाति, ये तो उन्होंने एक तरीके से रिजेक्ट किया था ना। देखिए बुद्धिज्म नाइदर रिजेक्टेड नॉर एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ सोल। नन ऑफ दीस है दोस्तों इसका आंसर, ये पढ़ लीजिए आप। रॉक कट टेम्पल आपको पता होगा, ये रिलेटेड था बुद्धिज्म जैनिज्म। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे इल्लोरा वाली होगी, भीमबेटका आपसे पूछा जाता है, हुंसगी आपसे पूछा जाता है, और आपसे पूछा जाता है जैसे भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज फ्रॉम स्टेट एक्सचेंजर, ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, याद कर लीजिए। जहाँ गोपुरम इस टेम्पल ड्राविड स्टाइल स्टैंड फॉर ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्ट्रक्चर अपॉन द गेटवे। ये देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, क्या नहीं, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ठीक है सही है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन पता ही होगा, 1991 में पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीत गए थे, लेकिन फिर जस्ट एक साल बाद सेकंड बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गोरी ने किया था। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हो गया। ठीक है, ये चीज भी आपका हो गया। सुहाले कुल यूनिवर्स पीस अडॉप्टेड बाय अकबर वाज द रिजल्ट ऑफ, किसके रिजल्ट में था, ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, पॉलिटिकल जैसे रिलीजन प्लस लिबरल एंड कल्चरल एटीट्यूड से। फॉरेन रोड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ मुगल पीरियड, गुलबदन बेगम ने लिखा था। मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर,
औरंगजेब ने किया था, ठीक है। ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ बर्ड्स, मंसूर। फिर यहाँ पे आ जाता है देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ले सब्सिडरी लाइन्स, ये बिल्कुल सही है। डलहौजी, लॉर्ड कैनिन मास्टरी इन एक्टिविटी नहीं होगा दोस्तों, ये देखिए जॉन लॉरेंस होता है मास्टरी इन एक्टिविटी, ठीक है। कैनिन किसके लिए फेमस है? कैनिन फेमस है कि 1857 पे जो वाइसरॉय कौन थे, बस इसके बाद यही आता है, और कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है। फ्रेंच फेल टू एस्टैब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज फ्रेंच फेल हो गई थी। डुप्ले कोई स्ट्रॉन्ग जनरल नहीं था, ऐसा नहीं, डुप्ले स्ट्रॉन्ग तो था ही ना। द फ्रेंच वर नॉट लाइक ब्रिटेन, सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें यही है। इंग्लिश एड स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। लीडर ऑफ बिरसा मुंडा आपने पता होगा, सीधा आपको पता होगा, झारखंड, हिंदू कंदू। और अभी देखिए इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग आदिवासी जो डेज हैं उसको भी मनाते थे, ठीक है। थीम ऑफ नॉवल आंदमान, ये सन्यासी रिवोल्यूशन, ये यूपीएससी ने भी पूछ चुका है, ठीक है, सन्यासी रिवोल्यूशन। लीडर ऑफ रिवॉल्ट बरेली में कौन थे, ये चीज भी देखिए बहुत बार पूछा जाता है। खान बहादुर, कुंवर सिंह, कानपुर, बिहार, ठीक है। एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट, ये हो जाएंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी, जो नहीं आता याद कर लीजिए। और अपराइजिंग ऑकर्ड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का तो भील अपराइजिंग था ना जी दोस्तों। जितने भी ये अपराइजिंग थे सभी को लिख के उनका ईयर और कौन इसके क्या कहते हैं कौन से स्टेट में है और प्लस इसके क्या रीजन थे और आउटकम क्या निकला, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। सोशल रिफॉर्म वर नॉट फाउंडेड इन द महाराष्ट्र, कौन से सोशल रिफॉर्म थे जो महाराष्ट्र में नहीं फाउंड थे, तीनों नहीं फाउंड थे। हम देखिए इस तरह के क्वेश्चन कहाँ से सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया था फर्स्ट वाले में, रेगुलेटिंग एक्ट 2073 में, पता होगा आपको। यहीं पे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। वॉरेन हास्टिंग थी, वॉरेन हास्टिंग था। और एलिजा एम्पे यहाँ पे चीफ जस्टिस थे, प्लस 3 अदर जज थे। और इसमें क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, इसमें प्राइवेट प्रैक्टिसेस को बंद कर दी गई थी कंपनी वाले के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, इंडियन स्टेट डिलेड एक्सेशन इवन आफ्टर द प्रिंसली स्टेट हैड जॉइंड जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, याद रखिएगा, अभी एनटीपीसी में ये पूछा गया था, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। बाकी राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर कैसे साइन करते हैं ये तो आपको पता ही होगा ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आपको पता होगा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 के आसपास, ठीक है। होम रूल मूवमेंट 1916, सबसे पहले एनी बेसेंट, और ये देखिए सबसे पहले तिलक ने स्टार्ट किया था, फिर एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, लेकिन तिलक ने जहाँ स्टार्ट किया था उसमें बॉम्बे इंक्लूडेड नहीं था, ये कुछ फैक्ट आपसे पूछा जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, गांधी जी ने कहा था, यहीं पे कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट करो या मरो, ठीक, नारा भी थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, यहीं से देखिए साल्ट जो सत्याग्रह था, ये भी सभी हो गया आपसे, ठीक है, कंप्लीट हो गया, लगा सकते हैं आप। इंटरनेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान, बिल्कुल सही था। इट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी, इट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी, लेकिन ये टू नेशन थ्योरी बिलीव नहीं करते थे इंटरनेशनल कांग्रेस। अभिनव भारत, वीडी सावरकर आपको पता होगा, ये देखिए खुदाई खिदमतगार, ये तो आपको पता होगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर, ये वही है रेड शर्ट मूवमेंट 1930 के आसपास हुआ था, ठीक है। ये बी का ये हो गया। साजनंद सरस्वती, ये बिहार से थे, ठीक है, तो आप इतने में ही आप लगा लेंगे, ठीक है। एक बार जितने देखिए जो जो चीज़ें हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, इसे हम लेके रहेंगे, तिलक ने कहा था, कब कहा था, लखनऊ सेशन में कहा था 1916 में। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि देखें जो लखनऊ सेशन हुआ था वहाँ पे AC मजूमदार यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो गए। यहाँ पे देखें गरम दल नरम दल कह सकते हैं, प्लस मुस्लिम लीग और कांग्रेस का फिर से एक बार मर्जर हुआ था जो कि सूरत में स्प्लिट हो गया था, ठीक है। यहीं पे देखिए एनी बेसेंट का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। एनी बेसेंट यहाँ पे इसी के जस्ट एक साल बाद 1917 में कांग्रेस को प्रेसाइड करती हैं, कलकत्ता में सेशन होता है, और 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है। स्टार्ट कौन करता है, सबसे पहले तिलक करते हैं, वो जेल से वापस आए थे, ठीक है। एनी बेसेंट को उसमें सबसे ज़्यादा उसमें रोता। स्वराज पार्टी, एक मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, एक CR दास हो जाएंगे, मतलब 2-4 किसी में है, ये है फुर्सत, ठीक है। नेम ऑफ पीरियडिकल पब्लिश्ड महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, ये देखिए इंडियन ओपिनियन थे वहाँ पे, ये तो आपको पता ही होगा। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडियन रिसीव सम प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून इज एक्टिव ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये तो सही है ना, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। एविडेंस इंक्लूड द इंडियन लैंड मास एट वो, ये तो नॉर्थवर्ड हो जाएगा, ठीक है। गोडवाना लैंड आपने पढ़ाई होगा। इंडिया इज अ मानसून कंट्री, द हाई हिमालय पार्ट द क्लाइमेटिक डिस्टेंस, बिल्कुल सही है, लेकिन दिस इज नॉट, ठीक है।
पाक बे आपने पढ़ा होगा, ये आपका था अंडमान निकोबार नहीं, गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल। पाक बे आपने पढ़ा होगा ना, श्रीलंका के पास है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? बोमडिला, ये वो है ट्राइब है, देखो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम सही है, बोरघाट ये महाराष्ट्र में, जो पाला घाट आपका केरला में हो जाएगा, ठीक है। ये पासेस हैं, ठीक है, माउंटेन पासेस आपने पढ़ा होगा, जैसे खैबर पूछ लेगा अरब से। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन से एक क्वेश्चन और आता है, जैसे नॉर्थ में क्या नाम जानते हैं, साउथ में क्या है, महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है, वॉल्ट्रे कहाँ पे कहा जाता है, शायद महाराष्ट्र में, राजस्थान में क्या कहा जाता है, आंध्रा में पोडू कहा जाता है, ये चीज़ें भी आता है। कहाँ पे प्रॉब्लम थी, आसाम बिहार पे कर दीजिए, वैसे आसाम और मेघालय में सबसे ज़्यादा होता है। लावा सॉल्ट जो होता है वो फाउंड किया जाता है मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू ये यहाँ पे है, ठीक है, महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर, ठीक है। देखिए जिंक का हमारा ये राजस्थान हो जाएगा, जिंक का राजस्थान मतलब डी का सी, डी का 3, इसी में है, काम खत्म, फुर्सत लगा सकते हैं आप लोग आराम से। ये सारे फैक्ट पहले भी पूछे जाते हैं, अब भी पूछे जा रहे हैं। कुद्रेमुख कर्नाटका, कहाँ से कुद्रेमुख, कहाँ से कर्नाटका, और ये है आयरन ओर का, मतलब सी का हमारा 1 हो गया, सी का 1 केवल सी में है, ये देखिए केवल एक भी अगर आपको अच्छे से पता होता तो ये आप कर सकते थे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, चलिए सिल्वर के लिए केवल आपको एक ही याद रखना है, सिल्वर के लिए जवर, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। खेत्री आपका आता है कॉपर से, और कोल आपका आता है तलचर, ठीक है, कहाँ पे है, एक उड़ीसा में है, एक छत्तीसगढ़ में शायद। बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कहाँ पे देखिए ये रिवर्स हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वायरलेस कम्युनिकेशन, आइनोस्फीयर सीधा आपको वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर ये ओजोन से रिलेटेड है, बस आपको इतने पता होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम किसने दिया था, ट्रांसले ने दिया था। अभी क्या होता है 10% जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, जो एनर्जी ट्रांसलेशन थ्योरी थी, वो पूछा गया था कि कहाँ से दिया गया था। मिनिमम फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन इकोलॉजिकल, यही तो हमारा टारगेट है ना, ये 33%, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूँ वो कोई इंपॉर्टेंट है। बिजिएस्ट ओशन रूट ये हमारा होता है नॉर्थ अटलांटिक सी, इंग्लिश चैनल यही इसी के पास है ये, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ये सब फैक्ट देखिए चेंज होते रहते हैं, इससे कोई मतलब हमारा नहीं। पहले भी पूछा जा रहा था, अब भी पूछा गया था, अभी आरओ में पूछा गया था, कहाँ पे है करंट, ओशियन करंट, ठीक है, ओशियन करंट आपको पता होगा कहाँ पे है। नॉट करेक्टली मैच पूछा था। हाईएस्ट सैलिनिटी किसमें होती है, डेड सी, आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन अभी हमको करना नहीं है, उत्तर देखिए अभी पॉपुलेशन वगैरह सबको कुछ नहीं करना है, ठीक है। पॉलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, और ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, ये देख लीजिएगा, थोड़ा गला मेरा दर्द कर रहा है, इसमें थोड़ी सुनने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक यहाँ पे जितना मैंने करा दिया ये इनफ है, इनफ मतलब इनफ है। 35 पेपर्स में आपके करीब 35 तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें से आप देखेंगे आपको 100 क्वेश्चन रिपीटेड दिखेंगे, बस उसका फॉर्म चेंज होगा। आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि 2024 में किस तरीके से 2015 का क्वेश्चन 2018 क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था। वहाँ ईयर दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे 3 ऑप्शन दिए हुए थे, यहाँ ईयर दिया हुआ है, लेकिन 2024 में क्या किया, ईयर को हटा के इसी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया। अब आप बताइए, तो बस यही चीजें, सारी चीज आपको एक तरीके से रटा होना चाहिए, PYQ मतलब रटना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी कुछ कमी हो आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।